वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर यूनिट 2 जिसका चैप्टर का नेम है हमारा व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप। ठीक है। और इस चैप्टर में हम व्यवसाय के जो संगठन के जो अलग अलग प्रकार है उस प्रकार को जानेंगे और हम इसमें अलग अलग पॉइंट्स की पूरी डिटेल्स की हम व्याख्या करेंगे और ये जानेंगे कि ये संगठनों के जो प्रारूप है वो किन किन क्षेत्रों में काम आता है और किस तरीके से काम करती है, इसके प्रकार, विशेषता, इसके नुकसान, ये सब के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है हमारा व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप। तो पहले हम चैप्टर को जानते हैं कि व्यवसाय में जो अलग अलग संगठन होते हैं इनके क्या प्रारूप है, ये किस तरीके से काम करते हैं, इसका क्या रूप है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2.1 का है जिसमें हम सिर्फ व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप, जिसमें हम पढ़ेंगे एकाकी स्वामित्व। एकाकी का मतलब एकल स्वामित्व, जिसमें जो स्वामित्व हो वो सिर्फ एक बंदे का हो। ठीक है। मतलब किसी एक पर्सन का हो, एक व्यक्ति का हो। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप, एक एकाकी स्वामित्व। ठीक है। तो इस टॉपिक में जो हम कवर करने वाले हैं वो हमारा है 2.1 का टॉपिक। ठीक है। चलिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप, एकाकी स्वामित्व। व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कौन सा, एकाकी स्वामित्व। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप्स क्या होते हैं हमारे। वास्तव में संघ के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप उन बच्चों के समान है जिनका पिता आर्थिक औचित्य तथा माता विद्वान है। इसमें देखो क्या बोला गया है कि वास्तव में कि एक ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से देखें, कंपनी की दृष्टि से देखें तो बिजनेस का संगठन वो है जिसमें क्या कहते हैं, बिजनेस का संगठन वो है जिसमें विभिन्न स्वरूप उन बच्चों के समान है। जो बच्चों के अलग अलग जो रूप होते हैं उन बच्चों के रूप उन लोगों के समान है जिनका पिता जो है वो आर्थिक है और माता जो है एक विद्वान है। ठीक है। इसको हम एक लॉ दिया गया है, इसको हम समझते हैं। प्राचीन काल में क्योंकि व्यवसाय बहुत छोटे पैमाने पर किया जाता था, पहले के टाइम पे जो व्यवसाय था वो बहुत छोटे लेवल पे किया जाता था, इसीलिए इसको एकाकी व्यापार ही व्यावसायिक संगठन का सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप माना जाता था। ठीक है। कि पहले के टाइम पे जो बिजनेस होते थे, व्यापार होते थे, वो बहुत छोटे लेवल पे किए जाते थे, इसीलिए इसको कौन सा व्यापार कहते हैं, एकाकी व्यापार। ठीक है। व्यावसायिक संगठन का सबसे अधिक प्रचलित ये रूप माना जाता है क्योंकि इसमें कोई लॉस होने का चांसेस नहीं है। ठीक है। कोई प्रॉफिट शेयर करने के चांसेस नहीं होते। ठीक है। लॉस जो होते हैं बहुत कम बेयर करने पड़ते हैं। तो धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होने के कारण अब व्यवसाय विस्तृत पैमाने पर किया जाने लगा। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होने लगा मानवीय आवश्यकता लोगों की बढ़ने लगी और जब लोगों की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ने लगी तो इससे क्या हुआ कि बिजनेस का जो पैमाना था वो बहुत बड़े लेवल पे छाने लगा। ठीक है। व्यवसाय के बड़े पैमाने पर होने के फलस्वरूप उसमें पूंजी, प्रबंधक दायित्व आदि से संबंधित अनेक समस्या उत्पन्न होने लगी। अब क्या हुआ कि जब बिजनेस बड़े लेवल पे चलने लगा तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल चाहिए, शेयर्स चाहिए, डिवेंचर्स चाहिए। ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, पहले तो कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, उसके बाद प्रबंध, उसको हमें कैसे मैनेजमेंट करना है, उसके बाद दायित्व, लायबिलिटी क्या है उसकी। ठीक है। तो ये सब चीज़ों का भी जो औचित्य था, ये सारी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगी। इस तरह सार्वजनिक हित के व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप महसूस किया जाने लगा कि जब हम खुद के हित के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप भी आ जाता है, जैसे टैक्स देना सरकार को। ठीक है। गवर्नमेंट्स के रूल्स को फॉलो करना। ठीक है। गवर्नमेंट्स अगर कोई कानून बनाती है तो जो बिजनेस के ऑनर होते हैं वो उसको किस तरीके से फॉलो करते हैं, किस तरीके से अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये सारे कायदे कानून जो होता है वो भी सरकार जो होती है उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए ही व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूपों का जन्म हुआ। ठीक है। तो बड़े लेवल पे जब बिजनेस आया और छोटे लेवल पे जब बिजनेस था तो इन दोनों में क्या हुआ कि चेंजेस आया, तो इस वजह से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, इसीलिए बिजनेस के जो व्यावसायिक संगठन है इसके अलग अलग प्रारूपों का जन्म हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का अर्थ कि ये है क्या। ठीक है। इसके डेफिनेशन जो है वो है क्या। व्यावसायिक संगठन के प्रारूपों का संबंध व्यवसाय के स्वामित्व, जिसे हम कहते हैं ऑनरशिप के साथ होता है। ठीक है। कि व्यावसायिक संगठन में
सबसे पहले व्यवसाय में कौन होता है? मालिक होता है, स्वामित्व जिसका उस बिजनेस पे हक हो, ठीक है, उसके साथ होता है। तथा स्वामित्व एक वैधानिक धारणा है जो व्यवसाय के स्वामियों के अधिकार एवं दायित्व निर्धारित करता है। और क्या कहते हैं, स्वामित्व वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस के अंतर्गत स्वामियों के जो अधिकार होते हैं, जो दायित्व होते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि तुम्हारी लायबिलिटी क्या है, तुम्हें किस तरीके से काम करना है, ये सारे जो होते हैं डिफाइंड करता है एक स्वामित्व, ठीक है। स्वामित्व के विभिन्न प्रारूपों के साथ साथ स्वामियों के अधिकार एवं दायित्व भी बदलते रहते हैं। जैसे जैसे स्वामी का कर्तव्य बदलता जाएगा वैसे वैसे उनके लायबिलिटी और उनके जो अधिकार होंगे वो भी बदलते रहेंगे, ठीक है। वास्तव में व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में वैधानिक स्वरूप है जिसके अनुसार व्यावसायिक संगठित होते हैं, ठीक है। कि अगर हम एक बिजनेस को देखें, अगर हम एक बिजनेस खोलना चाहते हैं या अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो व्यावसायिक संगठन के अलग अलग स्वरूप में हम देखें तो बहुत सारे वैधानिक रूप आ जाते हैं, बहुत सारे कानूनी तौर तरीके आ जाते हैं, ठीक है। और उन सबको पालन करके एक व्यवसाय संगठित होता है, बिजनेस को इस्टाब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है, ठीक है, तथा अपना कारोबार चलाते हैं। अतः व्यावसायिक संगठन के वैधानिक स्वरूप को ही व्यावसायिक संगठन का स्वरूप कहा जाता है कि जिस तौर तरीके से मैंने अपने बिजनेस को इस्टाब्लिश किया, वैधानिक तरीके से इस्टाब्लिश किया, वैधानिक तरीके से मैंने आरोपित किया, उसी चीज़ को व्यावसायिक संगठन का स्वरूप कहा जाता है कि उसमें कितने रूपों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इस संबंध में यह कथन महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक संगठन का स्वरूप इसके बाहरी अस्तित्व का निर्धारण करता है तथा अन्य पक्षकार का इस तथ्य को देखकर इसकी पहचान करते हैं। कि देखो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है इसकी कि व्यावसायिक संगठन का स्वरूप जो है इसके बाहरी अस्तित्व का निर्धारण करता है कि बाहर से बाहर जैसे हमारा बिजनेस है, बाहर से हमने कैसे इसको इस्टेब्लिश किया है, किन किन रूपों का हमने फॉलो किया है, किन किन तौर तरीकों को हमने अपनाया है, तथा अन्य पक्षकार की बिजनेस के अंदर कौन कौन लोग हैं, मालिक है, नौकर है, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, इन सब लोगों ने अपना अपना कैसे अस्तित्व दिया है, इस तभी इसकी पहचान की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में सबसे पहले ने दिया है कि उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक संगठन अनेक प्रकार के हो सकते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर स्वामित्व के आधार पर, खुद के आधार पर हम देखें तो व्यावसायिक संगठन जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं। किसी व्यवसाय को केवल एक ही व्यक्ति चलाता है तो कई अन्य व्यवसाय को अनेक व्यक्ति मिलकर साझेदारी के रूप में चलाते हैं, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बताया कि कोई एक बिजनेस है, बिजनेस को एक अकेला व्यक्ति भी चला सकता है और अन्य व्यवसाय को अन्य व्यक्ति मिलकर भी साझेदारी के रूप में चला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लोग मिलकर आपस में पार्टनरशिप करके बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है, और कोई अकेला व्यक्ति भी बिजनेस को चला सकता है। एवं कुछ व्यवसाय संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में चलाया जाता है और कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर आपस में एक कंपनी को खड़ा कर लेते हैं और उसके बाद वो बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, कुछ व्यवसाय निजी क्षेत्र में चलाए जाते हैं तो कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं प्राइवेट होती है और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट क्षेत्र में चलाई जाती है, तथा कुछ अन्य व्यवसाय को निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मिश्रित रूप में चलाया जाता है। और कुछ क्या कहते हैं व्यावसायिक संगठन ऐसे होते हैं जो प्राइवेट भी होती है और आदि गवर्नमेंट होती है, ठीक है। व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों को निम्न रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है, ठीक है। तो जो व्यवसाय का जो संगठन है उसको अलग अलग रूपों में इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। अब हमने इसमें 3 क्षेत्र दिए गए हैं। अब इन 3 क्षेत्रों में से उनमें भी अलग अलग पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। तो पहला जो क्षेत्र रहता है हमारा व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और मिश्रित क्षेत्र, ठीक है, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर कहते हैं, ठीक है। निजी क्षेत्र में क्या आता है, हमारे सारी प्राइवेट सेक्टर आती है, सार्वजनिक में गवर्नमेंट सेक्टर आती है, जॉइंट सेक्टर में दोनों, ठीक है, दो मिक्स है, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि निजी क्षेत्र में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एकाकी व्यापार अथवा एकल स्वामित्व का मतलब है क्या। ये सोल ट्रेड और सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे। देन हमारे जो एकाकी स्वामित्व का अर्थ है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। आपको देखो प्राचीन मतलब बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है एकाकी व्यापार। आपको आपने देखा होगा कि पहले टाइम में जो बिजनेस वगैरह होती थी वो एक व्यक्ति के थ्रू ही चलती थी, क्योंकि आपने देखा होगा राशन की दुकानों पे किसी एक बंदा ही आराम से बिजनेस को कर लेता था, ठीक है।
अब वर्तमान समय में जितने भी व्यावसायिक संगठन के प्रारूप है वो सभी इस व्यवस्था के विकसित रूप ही है, ठीक है। अब वर्तमान आज के टाइम में देख लो तो आज के टाइम में जो बिजनेस आपको जो भी मिलेंगे वो पिछले लोगों को देखकर ही तो अपनाया गया है ना इस रूप को। तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचलन मिलता है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेश बाहर के शहरों में भी इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती गई, सभ्यता का विकास हुआ तथा व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ कि जैसे जैसे समय में चेंज आई, मनुष्य अपनी नीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी देने लगा, अपनी ज़रूरत की चीज़ों का आवश्यकता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने लगा, जिससे हमारी सभ्यता का विकास हुआ। इसी कारण से हमारे व्यवसाय संगठन का भी जो रूप है वो बदल गया, ठीक है। कि पहले एक लोग बिजनेस करते थे, अब उसी में बहुत सारे लोग मिलकर बिजनेस करने लगे, जिसे हमने कह दिया जॉइंट, ठीक है। धीरे धीरे एकाकी स्वरूप सामूहिक स्वरूप में बदल गया। सामूहिक मतलब सब लोगों का समूह, ठीक है, जिसे साझेदारी कंपनी आदि नामों से पुकारा जाने लगा। परंतु एकाकी व्यापार अपने गुणों एवं विशेषताओं के कारण आज भी सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक संगठन माना जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय होता है वो कौन सा है? हमारा एकाकी व्यापार, ठीक है। एकाकी स्वामित्व का अर्थ, अब इसमें जानते कि इसका अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है एकाकी स्वामित्व का। एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का वो स्वरूप होता है जिसको एक व्यक्ति स्थापित करता है, ठीक है। मतलब एक ही व्यक्ति इसको स्थापित करेगा, वह स्वयं आवश्यकता पूंजी लगाता है, वो खुद ही इसमें आवश्यकता जितनी आवश्यकता को उसको पैसे लगते हैं वो खुद ही इसमें बिजनेस को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, लगाएगा। अपने चातुर्य का प्रयोग करते हुए प्रबंध एवं संचालन करता है। वो अपने क्या कहते हैं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को मैनेज करता है और उसको चलाता है तथा लाभ और हानि का स्वयं अधिकार होता है। अगर लाभ हुआ तो उसे फायदा हुआ, हानि हुआ तो उसी को नुकसान होगा, बाकी किसी को नुकसान या फायदे से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ऐसे व्यवसाय को एकाकी व्यापारी तथा ऐसे व्यवसाय को एकाकी व्यापार कहते हैं। मतलब ऐसे व्यवसाय को व्यापारी कहेंगे और व्यवसाय को व्यापार कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बात समझ लेनी आवश्यक है कि एकाकी व्यापार का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि एक अकेला व्यक्ति व्यापार का सभी क्रियाओं का संचालन करता है। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे एक एकाकी व्यापार है, ठीक है। एकाकी व्यापार का ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति उसमें काम कर रहा हो, बल्कि अकेला व्यक्ति व्यापार की सभी क्रियाओं का संचालन करो। जो भी एक व्यापार के अंदर जो भी सारी क्रिया हो रही है वो सिर्फ वही व्यक्ति करे, ऐसा नहीं है, और वह अन्य व्यक्तियों की सहायता नहीं ले सकता, ठीक है। व्यावसायिक संगठन की यह अवधारणा तो उसके स्वामित्व की ओर संकेत करता है। एकाकी व्यापार अपने व्यापार में अन्य लोगों की सहायता ले सकता है। कि एकाकी व्यापार जो होता है वो अपने काम की सहायता के लिए लोगों की सहायता, जो काम को करने के लिए लोगों की सहायता जो है वो ले सकता है, ठीक है। जैसे कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, वो अपने आप को लेबर रख सकता है अपने काम में, ठीक है। लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व एकाकी व्यापार का ही रहता है। लेकिन उसका जो उत्तरदायित्व होता है, जो उसका मेन कर्ता धर्ता होता है, वो कौन होता है? हमारा एकाकी व्यापारी, ठीक है। दूसरी मुख्यतः बात पूंजी के संबंध में। एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति की पूंजी होने का अभिप्राय, मतलब इसमें लेबर अपना पैसा नहीं लगाता, इसमें जो भी पैसा लगाएगा, कैपिटल लगाएगा, कौन लगाएगा? सिर्फ मालिक लगाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति की भागीदारी नहीं हो सकती, लेकिन अन्य व्यक्तियों से ऋण के रूप में आवश्यकता वित्त प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और अगर इनको लोन वगैरह चाहिए होता है तो ये अन्य व्यक्तियों से लोन वगैरह भी ले सकते हैं। इसमें कोई भी क्या कहते हैं, प्रतिबंध नहीं दिया गया, ठीक है। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है इनके लिए। तो आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके लक्षण, ठीक है। एकाकी स्वामित्व के लक्षण क्या क्या है, हमारे क्या क्या फीचर्स है इसके। पहला फीचर्स है कि पहले एकाकी स्वामित्व है, इसका एक ही व्यक्ति है, तो सारा जो अधिकार होगा किसके पास होगा? एक ही व्यक्ति के पास होगा, ठीक है। इंडिविजुअल ओनरशिप। एकाकी व्यापार की प्रथम महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस पर एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है, ठीक है। अर्थात व्यवसाय की सारी संपत्ति व साधनों का वो अकेला ही स्वामी होता, अकेला ही वो मालिक होता है, ठीक है। एकाकी प्रबंध, सोल मैनेजमेंट। इसमें जो भी प्रबंध करता है वो अकेला व्यक्ति ही करता है। एकाकी व्यापार में स्वामी ही साधारण प्रबंधक का कार्य भी करता है, लेकिन व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ जाने पर प्रबंधक को नियुक्त कर सकता है। मतलब सारा जो मैनेजमेंट होता है वो खुद ही करता है, लेकिन जब उसमें काम बढ़ जाता है तो वो अपनी जगह पे लेबर को रख सकता है काम कराने के लिए, ठीक है। यहाँ विशेष बात है कि प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी वह वही उत्तरदायी होता है। अगर प्रबंधक काम करेंगे तो उसका जो उत्तरदायी होगा वो मालिक ही होगा, वही उसको बताएगा कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? हमारा एकाकी व्यापारी, ठीक है। नहीं, थर्ड पॉइंट आता है हमारा असीमित दायित्व। असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है।
एकाकी व्यापार का दायित्व व्यवसाय में विनियोजित पूंजी से अधिक हो सकता है। ठीक है, जिसने इतना पूंजी लगाया उससे ज़्यादा इनकम पूंजी जो होगा वो अधिक होगा। अर्थात यदि व्यवसाय में अधिक हानि हो जाए तो व्यवसाय की संपत्ति से दायित्वों को पूरा भुगतान करना संभव ना हो तो एकाकी व्यापारी की न केवल घर संपत्ति प्रयोग व्यवसाय के दायित्वों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। इन्होंने बोला कि अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि अगर एकाकी व्यापारी ने किसी से लोन लिया, ठीक है, मार्केट में, या उसका बिजनेस डूब गया, तो वो अपने बिजनेस को क्या कहते हैं बचाने के लिए या अपनी लायबिलिटी का भुगतान करने के लिए दूसरे के लिए वो अपनी निजी संपत्ति का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए दिवालिया भी घोषित किया जा सकता है कि अगर वो और क्या कहते हैं चुका नहीं पा रहा लोन का कर्जा तो उसे हम दिवालिया घोषित भी कर सकते हैं। वो अपने कर्जे चुकाने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी को भी बेच सकता है, अपनी निजी संपत्ति का भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, 4th पॉइंट आता है हमारा व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। तो नेक्स्ट हमारा था 6ठा पॉइंट, व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। इसमें क्या है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, व्यावसायिक संगठन के इस प्रारूप में व्यवसाय तथा व्यवसाय में कोई अंतर नहीं माना जाता, अर्थात व्यवसाय का व्यवसायी से अलग कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या है कि व्यवसायी जो होते हैं इनके व्यवसाय तथा व्यवसाय में कोई अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये खुद ही उस बिज़नेस के मालिक होते हैं। ठीक है, इनका कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं मान सकते और इनका जो संपत्ति का जो दायित्व होता है वो व्यवसाय का ही होता है। ठीक है, व्यवसाय का होता है, व्यवसाय के नहीं होते। ठीक है, अतः सभी व्यापारिक गतिविधियों के लिए वो स्वयं उत्तरदायी होगा। अगर वो जो भी गलत काम करेगा या सही काम करेगा तो उसका उत्तरदायी जो होगा वो खुद होगा। ठीक है, ना कि व्यवसाय। अविभाजित जोखिम, एकाकी व्यापार के लाभ तथा हानि दोनों का संबंध केवल स्वामी से होता है, पट भी उसी का और चित्त भी उसी का, अर्थात लाभ भी उसके और जोखिम भी उसका। वो जितना लाभ को क्या कहते हैं कम करेगा उतना इसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जो होता है शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त होते हैं। कुछ विशेष व्यवसाय में जहाँ व्यक्तिगत सतर्कता तथा सेवा की ज़रूरत होती है वहाँ के लिए एकाकी व्यापारी प्रारंभ किया जा सकता है। जैसे कि छोटे लेवल पर अगर हमें बिजनेस करना है या हम अकेले, तो हम इस तरह के बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एकाकी स्वामित्व के लाभ। इसके क्या क्या लाभ है? शीघ्र निर्णय। सबसे पहले तो हम क्या है कि हम इसे क्विक डिसीजन ले सकते हैं। एकाकी व्यापारी अकेला ही समस्त व्यवसाय को संचालित करता है। ठीक है, जो एकाकी व्यापारी जो होते हैं वो अकेला ही सारे बिजनेस को चला सकता है, पूरे बिजनेस को चला सकता है आराम से, तथा उसे किसी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसे किसी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अतः वो बिना किसी देरी के शीघ्र निर्णय लेकर अपने व्यवसाय को लाभ पहुँचाता है और बिना किसी देरी के वो बिना किसी देरी के वो निर्णय ले सकता है और अपने बिजनेस को लाभ पहुँचा सकता है। क्योंकि जॉइंट में क्या होता है कि सब लोगों की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एक सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, गोपनीयता का लाभ होता है इसमें, बेनिफिट ऑफ स्कैर्सिटी। व्यवसाय को सफल बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण रहस्यों को छिपाकर रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो अकेला बिजनेस चला रहा है तो उसमें जो भी बातें होगी वो उसी तक रहेगी, ये बातें फैलती नहीं है। जैसे यदि एकाकी व्यापारी अपने व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ाने का विचार कर रहा है तो ये जब तक इस विचार को व्यवहारिक रूप ना दे दिया जाए यह विचार उसके मन में ही रहता है और प्रतियोगियों को इसकी कोई खबर नहीं होती। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रेरणा, डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है। इससे एकाकी व्यवसायी को कार्य करने के लिए किसी भारी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, अतः वो इस बात से स्वतः ही प्रेरित होता रहता है कि जितना भी लाभ होगा वो सारा का झोली में होगा, सारा उसी की झोली में होगा। इसी विचार से प्रेरित होकर वो पूरी मेहनत के साथ व्यवसाय के कार्यों में लगा रहता है, अतः उसे उचित प्रतिफल प्राप्त भी होता है। ठीक है, पर्सनल कंट्रोल, व्यक्तिगत नियंत्रण कर सकते हैं हम इस पर। व्यापार का अकेला स्वामी और सर्वे सर्वा होने के कारण एकाकी व्यापारी का व्यवसाय पूरा नियंत्रण रहता है। ठीक है, कि अकेला व्यक्ति है तो वो पूरा जो कंट्रोल होता है वो अपने बिजनेस पर आराम से कर लेता है। ठीक है, सभी कर्मचारी उसके प्रभाव में होते हैं, जो भी कर्मचारी लेबर को रखा गया वो उसके प्रभाव में होंगे तथा कोई भी कार्य में लापरवाही नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रकार कम समय व लागत पर अधिक अच्छा कार्य संभव होता है। ठीक है, स्थापना में सुगमता होती है, इजी फॉर्मेशन।
एकाकी व्यापार की स्थापना करना बहुत इजी तरीके से है, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यकता नहीं होता। जो डॉक्यूमेंटलाइजेशन होती है, जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की, वो सब पूरे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये व्यवसाय बिना पंजीकरण के भी शुरू किया जा सकता है। आपको कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती, रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ता। यदि कोई ऐसा बिजनेस है जिससे आपके समाज को या आपके एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं इशू हो रहा है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे दवाइयों के लिए या आपको कोई मेडिकल की कंपनी खोल रहे हैं, तो इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे एकाकी स्वामित्व की सीमाएं। इसकी क्या लिमिटेशंस है सोल प्रोप्राइटरशिप्स के। पूंजी के सीमित साधन, इसमें जो लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है तो वो उतना ही कैपिटल लगा पाएगा जितना उसके पास है। ठीक है, तो पूंजी क्या वो कम मात्रा में है तो कम मात्रा में ही लगाएगा। ठीक है, एकाकी व्यापार में वित्तीय साधन व्यवसाय की अपनी स्वयं की पूंजी तथा उसकी रुपया उधार लेने की क्षमता तक ही सीमित है, कि वो कितना बिजनेस में पैसा लगा सकता है और कितना वो उधार ले सकता है, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति कितना बिजनेस में पैसा लगाएगा। ठीक है, एक अकेले व्यक्ति के पास ये दोनों साधन प्राय इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकते कि वो अपने व्यापार का पैमाने बढ़ाकर बड़े पैमाने के व्यापार से लाभ उठा सके। ठीक है, अस्थायी अस्तित्व हमारा एकाकी व्यापार के संचालन में लगातार अनिश्चितता बनी रहती है। मतलब कि इनका जो बिजनेस जो है चल रहा है नहीं चल रहा है, इनमें अनिश्चितता रहती है। ठीक है, यदि किसी आवश्यक कार्यवश या अवस्था होने के कारण एकाकी व्यापारी को अपने व्यावसायिक संस्था से अनुपस्थित रहना पड़ जाए, तो कारोबार को या तो कर्मचारियों के भरोसे छोड़ना पड़ता है या फिर कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति बिजनेस को चला रहा है। तो अगर उसको कोई इमरजेंसी हो जाती है या किसी काम के लिए कहीं जाना पड़ता है, तो उसे अपने बिजनेस को अपने कर्मचारी के ऊपर छोड़कर जाना पड़ता है या उसे कुछ दिन के लिए बंद करके जाना पड़ता है। ठीक है, जिससे ग्राहक जो होते हैं असंतुष्ट हो जाते हैं और ग्राहक उनके दुकानों पे जाना बंद कर देते हैं। यदि स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो व्यवसाय को पूर्णतः ही बंद कर दिया जाता है। ठीक है, असीमित दायित्व अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इनकी। एकाकी व्यापारी की सबसे बड़ी कमी इसमें असीमित दायित्व, ये याद रखने वाली चीज़ है कि असीमित दायित्व होती है किसकी, सोल प्रोप्राइटरशिप की, क्योंकि 1 मार्क के एमसीक्यू में क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, अथवा अत्यधिक व्यक्तिगत जोखिम का पाया जाना होता है, क्योंकि एकाकी व्यापारी को ही व्यवसाय का सारा जोखिम सहना पड़ता है। यदि किसी कारणवश व्यवसाय असफल हो जाता है तो व्यवसाय का सब कुछ चला जाता है। क्योंकि इसमें उसने लोन लिया होगा कहीं से, कर्जा ले रखा है बाहर के लोगों से। ठीक है, तो इसमें अगर बिजनेस उसका नहीं चलता है, लॉस हो जाता है बिजनेस को, उसका बिजनेस पूरी तरीके से दिवालिया हो जाता है, तो उसको अपनी खुद की प्रॉपर्टी बेचकर उन सारे कर्जदारों को उनकी लायबिलिटी चुकानी पड़ती है। ठीक है, असंतुलित प्रबंधन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा असंतुलित प्रबंधन। एकाकी व्यापार को व्यवसाय में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं जैसे कि क्रय विक्रय, उत्पादन, विपणन, वित्त आदि को स्वयं करना पड़ता है। कि एक अकेला बिजनेस का मालिक है तो उसमें जो भी वो काम को करेगा वो खुद ही करना पड़ेगा उसे। जैसे कि अगर खरीदना है, बेचना है सामान को, उत्पादन करना है उसका प्रोडक्शन, फिर मार्केटिंग करनी है उसकी, फिर फाइनेंस का जुगाड़ करना है, तो ये सारा चीज़ उसे खुद करना पड़ता है। और प्राय कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं हो सकता कि इन सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न से कर ले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना महारत हासिल तो है नहीं कि वो सारे काम को वो अकेला ही कर ले। किसी न किसी लोगों की ज़रूरत तो पड़ती है। ठीक है, किसी न किसी चीज़ में फिर उससे कमी हो जाती है, तो उसे अनेक प्रकार की प्रबंधकीय व अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके निर्णय असंतुलित होने लगते हैं। दूसरी ओर सीमित वित्तीय साधन होने के कारण वैतनिक प्रबंधक को भी नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट जो होती है वो सीमित हो जाती है। इस वजह से वो किसी मैनेजर को भी नियुक्त नहीं कर पाता। अतः व्यावसायिक संगठन का ये प्रारूप प्राय प्रबंध विशेषज्ञों की सेवाओं को लाभ प्राप्त करने से वंचित रहता है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट करने का जो तरीका होता है वो बहुत कम होता है। इस वजह से इनको लाभ प्राप्त करने से ये वंचित हो जाते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी सीमाएं एकाकी व्यापार के विकास में बाधा बनकर खड़ी हुई है, लेकिन इन सभी बाधाओं के बाद भी एकाकी व्यापार का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। ठीक है, कि इतनी सारी लिमिटेशन है, इतनी सारी इसकी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी इन बाधाओं को दूर करके ही हम दूर कर सकते हैं। लेकिन दूर करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि एकाकी व्यापार जो है वो अभी भी ठीक तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था यहीं तक फिनिश है। इसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको जो भी इशू आए, अगर चैप्टर नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इससे
मैं आपको बता देती हूँ कौन सा टॉपिक है हमारा, साझेदारी संगठन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में साझेदारी संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में पूरी डिटेल्स को जानेंगे। अभी तक जो हमारा टॉपिक था व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, एकाकी स्वामित्व, यहीं तक ख़त्म होता है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। ओके।